प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र विज्ञान में आओ हम महासागरीय धाराओं के बारे में जानें। सच में महासागरीय धाराओं के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही रोचक होगा। आओ ध्यान से देखें। आपने अपनी ज़िंदगी में नदी तो देखी होगी। जिस तरह नदी प्रवाह करती है उसी तरह महासागरों में नदी के समान महासागरीय धाराएं प्रवाह करती हैं। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाती हैं। यानी महासागरों में जल एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाहित होता है और महासागरीय धाराएं नदी के समान होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल का प्रवाह करती हैं। अब प्रश्न उठता है, जल का प्रवाह क्यों करती हैं, कैसे प्रवाह होता है, गर्म जल का प्रवाह करती हैं, ठंडे का प्रवाह करती हैं। आओ इन सभी प्रश्नों को मस्तिष्क में रखकर आगे अध्ययन करें। महासागरीय धाराएं दो प्रकार के बलों द्वारा प्रभावित होती हैं या नियंत्रित होती हैं। वे हैं प्राथमिक बल जो जल को गति प्रदान करता है, प्रारंभ करता है, और द्वितीयक बल जो है जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यानी प्राथमिक बल जो हुआ, जो गति दी, उसने पानी को आगे धकेला, और द्वितीयक बल जो हुआ उसने नियंत्रित किया। आओ देखें प्राथमिक बल में कौन सी ऊर्जाएं शामिल हैं। सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, वायु, गुरुत्वाकर्षण, कोरोलिसिस फोर्स। अब सौर ऊर्जा, सूरज की किरणें महासागरों के पानी के ऊपर आएंगी, पानी गर्म होगा, गर्म होने से वो हल्का होगा, ऊपर उठेगा, दूसरा पानी स्थान लेने के लिए आएगा। उसी तरह वायु उसको धकेलेगी। गुरुत्वाकर्षण, जहाँ ज़्यादा ग्रेविटी होगी वहाँ पानी नीचे दबेगा, फिर ऊपर की ओर पानी आएगा। और कोरोलिसिस फोर्स यानी वो एक पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न हुआ आभासीय बल। जैसे पृथ्वी घूमती है उससे एक बल पैदा होता है जिससे उत्तरी ध्रुव में पवनें राइट साइड मुड़ जाती हैं और दक्षिणी ध्रुव में पवनें लेफ्ट साइड मुड़ जाती हैं। आओ और बारीकी से जानें। अब हम समुद्री धाराओं के संबंध में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है सौर ऊर्जा। जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, महासागरों पर पड़ती हैं, तो जिससे परिणाम फलस्वरूप वो पानी गर्म हो जाता है और हर गर्म चीज़ जो है वो फैलती है, ऊपर उठती है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर पर, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड पर के आसपास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। अब इस बात से आप ये समझ लो कि 0 डिग्री लाइन के पास जो सागर होगा, महासागर होगा, उसका पानी 8 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया होगा। अगर हम उससे तुलना करें 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ से, तो इसका मतलब सूरज की गर्मी के प्रभाव से मध्य अक्षांशीय रेखा यानी इक्वेटर पर समुद्र थोड़ा ऊपर उठा होता है। अच्छा, जब ऊपर उठेगा कोई भाग तो वो नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। इसका कारण 0 डिग्री से दोनों तरफ धाराएं चलना शुरू हो जाती हैं, उत्तर की ओर भी और दक्षिण की ओर भी। आओ कुछ और जानें। अभी तक हमने सूरज की गर्मी का प्रभाव देखा था। आओ कुछ और प्रभाव भी देखें। जल का बहाव ढाल के नीचे की तरफ होता है। जैसे आपको पता है कि नीचे की तरफ पानी बहता है। अच्छा, 8 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ गया है तो वो नीचे की ओर बहना शुरू होगा। तो महासागरों के सतह पर बहने वाली वायु को इसको गतिमान कर देती है। महासागरों के ऊपर जो हवा बह रही होती है वो इसको और गति प्रदान कर देती है। इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव भी महासागरों पर रहता है। होता क्या है, जब ग्रेविटी ज़्यादा हो किसी जगह पर तो पानी नीचे की ओर बैठना शुरू हो जाता है। महासागरों में जब पानी नीचे की ओर दबेगा तो फिर एक ढलान बनेगी और दबाव बनेगा, तो दाब प्रवणता होगी, स्लोप ग्रेडियंट बनेगा, जिससे विभिन्नता आती है। उसके पश्चात कोरोलिसिस फोर्स भी प्रभाव करती है।
यानी जब पृथ्वी घूम रही है, रोटेशन कर रही है, अपने अक्ष के चारों ओर घूम रही है, तो क्या होगा, तो पवनें विक्षेपित हो जाती हैं। यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ जब हम चलते हैं तो पवनें राइट साइड मुड़ जाती हैं। यानी पवन जिस दिशा की ओर चल रही है उससे वो राइट साइड मुड़ जाएगी और दक्षिण में वो लेफ्ट साइड मुड़ जाती है। इससे क्या होता है, एक चारों ओर बहाव का विलय बनता है, ठीक है, गेरीज कहते हैं उसको, जिसके कारण सभी महासागर बेसिनों में बृहद वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमने क्या समझा, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव, वायु का प्रभाव और उसके साथ जो कोरोलिसिस फोर्स का प्रभाव, जिससे पवनें एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर मुड़ी। प्रिय विद्यार्थियों, आओ हम महासागरीय धाराओं के प्रकारों की चर्चा करते हैं। महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा सरफेस करंट व गहरी जलधारा डीप वाटर करंट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब सबसे पहले ऊपरी जलधारा के बारे में जानते हैं। ऊपरी जलधारा महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है। ये धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित होती हैं। यानी ऊपरी जलधारा जो है वो 400 मीटर की गहराई तक है। ये महासागरों का ऊपर का हिस्सा यानी ऊपर का पानी। अब दूसरी है गहरी जलधारा। महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व और गुरुत्व की विभिन्नता के कारण बहती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में यानी 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ में जहाँ तापमान बहुत कम होता है, तो तापमान कम होगा, घनत्व ज़्यादा होगा, यानी पानी ज़्यादा घना होगा, ज़्यादा भारी होगा, तो वहाँ गहरी जलधाराएं बहती हैं, यानी नीचे की जलधाराएं बहती हैं, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठ जाता है। सीधी बात है, जब ऊपर की धाराओं की बात करेंगे तो गर्म सरफेस की बात करेंगे, ऊपर के हिस्से की बात कहेंगे, समुद्रों के ऊपर का हिस्सा। जब गहरी जलधारा की बात करेंगे तो वो गहरी धाराएं होंगी। अब गहरी धाराएं वहाँ बनेंगी जहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी। अब ठंड ज़्यादा कहाँ होगी, 90 डिग्री नॉर्थ के पास, 90 डिग्री साउथ के पास, क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, तो वहाँ पर ठंडी जगह होती है, तो इसलिए वहाँ पर गहरी समुद्री धाराएं बनती हैं। और जो 0 डिग्री के पास है वहाँ पर सतही जलधाराएं बनती हैं। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। इसे गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आओ सबसे पहले ठंडी जलधाराओं के बारे में जानें। ठंडा जल गर्म क्षेत्रों में पहुंचाती हैं। कौन? ठंडी जलधाराएं। सीधी बात। उसके बाद ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, उत्तरी गोलार्ध में यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखें, उच्च अक्षांशों में देखें तो ये जलधाराएं यानी ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहेंगी। तो ऊपर की बात अलग हुई, मध्य अक्षांश और निम्न अक्षांशों की बात अलग हुई। अब देखते हैं गर्म जलधाराएं। गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे क्षेत्रों में पहुंचाती हैं। एक बात क्लियर। दूसरी, ये महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। बिल्कुल ठीक, पूर्वी तट पर बहती हैं। कौन? गर्म जलधाराएं। उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पश्चिमी तट पर बहेंगी। ठीक ठंडी जलधाराओं के विपरीत। अब ये पूर्वी पश्चिमी ये कैसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसका कारण है प्रिय विद्यार्थियों कोरोलिसिस फोर्स। जब पृथ्वी घूमेगी, घूर्णन के अनुसार पृथ्वी के घूमने से
हवाएं बदल जाती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में वो राइट साइड मुड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड मुड़ती हैं। इसके अलावा पृथ्वी में सामान्य वायु परिसंचरण होता है, जिसमें पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, उत्तर ध्रुवीय पवनें ये सारी प्रभाव डालती हैं। तो इनके प्रभाव से भी ये धाराएं अपनी दिशा बदलती हैं। और ज़्यादा जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। प्यारे विद्यार्थियों, आओ जल धाराओं को मानचित्र में देखें। सबसे पहले ठंडी जल धाराओं की बात करेंगे। पहले नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करेंगे। सबसे पहले कैलिफोर्निया धारा है, दूसरा है लेब्राडोर धारा, तीसरी कनारी धारा और चौथी है ओयोशिबो धारा। अब दक्षिणी हेमिस्फीयर की बात करेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम्बोल्ट धारा, बेंगुला धारा, उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई धारा। ये है ठंडी जल धाराएं जो दोनों हेमिस्फीयर में बहती हैं। आओ गर्म जल धाराओं की भी बात करते हैं। सबसे पहले अलास्का ऊपर से और दूसरी तरफ गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। उसके बाद विषुवतीय प्रतिधारा भी ये दक्षिणी हिस्से में है। और उसके बाद क्योशिबो धारा है, ये जापान की तरफ है। आओ दक्षिणी हिस्से की बात करते हैं, केवल गर्म धाराओं की। तो विषुवतीय प्रतिधारा है, दक्षिणी विषुवतीय प्रतिधारा है। उसके बाद जब हम यहाँ आते हैं तो ब्राज़ील की धारा है, ये गर्म जल धारा है। उसके बाद दक्षिणी विषुवतीय धारा है। तो ये हैं गर्म धाराएं और ठंडी जल धाराएं। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि धाराओं को पहले ठंडे और गर्म के रूप में विभाजित कर लो। सबसे पहले नॉर्थ हेमिस्फीयर की धाराओं की बात करो। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमने क्या किया? कैलिफोर्निया, लेब्राडोर और कनारी। तो क से कनारी, क से कैलिफोर्निया और एल से लेब्राडोर और ओ से ओयोशिबो। तो इसको एक अल्फ़ाबेट में लिख लो। दूसरा, जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो क्या हो गया? 2 बार क लिख दो, के अपने अनुसार, और फिर एल लिख दो, के एल हो गया। और उसके बाद ओयोशिबो के लिए ओ लिख दो, के एल ओ ऊपर के लिए, नॉर्थ के लिए, ठंडी धाराओं के लिए। अब दक्षिण की ठंडी धाराओं के लिए क्या लिखेंगे? हम्बोल्ट एच लिख लो, उसके साथ बी लिख लो, एच बी बेंगुला के लिए, और ए लिख दो ऑस्ट्रेलिया के लिए, एच बी ए साउथ की ठंडी धाराओं के लिए। तो ऊपर क्या लिखा? के एल ओ और नीचे के लिए एच बी ए। तो आपको आसानी से याद हो गई। अब गर्म जल धाराएं, भाई सबसे इम्पोर्टेंट है अलास्का की धारा, बट यहाँ अलास्का सीधे याद हो जाती है। अब गर्म जल धारा है, याद रखना आपने, ऊपर की तरफ चलती है ना गर्म धाराएं, 0 डिग्री से ऊपर की तरफ, पहले ही बताया। और ऊपर से ठंडी आती है नीचे की तरफ। तो अब विषुवतीय धारा ये तो याद है सबको। और क्योशिबो नॉर्थ हेमिस्फीयर की धारा। तो ऊपर कौन कौन सी हमने क्या की? अलास्का, ए से अलास्का, और जी से गल्फ स्ट्रीम, और के से क्योशिबो, ए जी के। और साउथ में क्या की? सबसे पहले दक्षिणी विषुवतीय प्रतिधारा, उसके साथ ब्राज़ील बी, और उसके साथ अगुल्हासा कहाँ है? मेडागास्कर के तट के साथ। तो इन धाराओं को बड़ी बारीकी से याद करने का एक ही तरीका है कि इनको बार बार आप रिपीट करते रहो। मुझे तो लगता है कि छोटा सा मानचित्र आपको अपनी अलमारी के साथ, जहां आप अध्ययन करते हैं, लगा लेना चाहिए। और बार बार हर दिन सोने से पहले एक बार इनको रिपीट करना चाहिए, जिससे आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। तो इन धाराओं से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न उठता है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।